हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन के चैप्टर का 9th लेक्चर, या फिर कह सकते हैं कि मोशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर। आज हमारे मोशन चैप्टर का एंड हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगी, और फिर कल से हम नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम बस अब तक जितने भी टॉपिक्स स्टडी किए हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिनमें मोस्टली हम सर्कुलर मोशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, ए बॉडी ऑफ मास 2.5 kg टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L या 2 मीटर। कह रहा एक बॉडी है जिसका मास है 2 किलोग्राम और उसको हमने एक स्ट्रिंग रस्सी से बांध रखा है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर। तो लेंथ कितनी है 2 मीटर। इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और उसको हमने मतलब कह रहा कि एक बॉडी को हमने ऐसे रस्सी में बांध के, जिसका मास कितना है भाई m बराबर 2 किलोग्राम, और इस रस्सी की लंबाई कितनी है तो 2 मीटर, और बांध के हम ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर देंगे। इस बॉडी को ऐसे हम गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए फिर हमने बॉडी को गोल घुमा दिया। अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा, कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा। क्या वो चीज़ें हैं भाई, देख लेते हैं। विथ ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने जो बॉडी को घुमा रखा है इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या पूछ रहा, फाइंड टाइम पीरियड। कल हमने बताया था टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। मीन्स अगर बॉडी अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट करता है तो फिर एक चक्कर पूरा करके जब वो यहाँ फिर वापस आ जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा। और हमने बता रखा था कि इसका फॉर्मूला होता है T = 2πr/v। ये बेसिकली कुछ नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक सर्कुलर मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो एक सर्कल कंप्लीट करने में या एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो बेसिकली अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, और सर्कमफ्रेंस होता है 2πr/v। अब यहाँ पे बॉडी की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर, लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस फिगर से कि जो 2 मीटर है ये स्ट्रिंग की लेंथ तो है, साथ साथ दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो L = 2 मीटर इज व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब हमें टाइम पीरियड पता करना है, तो टी का फॉर्मूला 2πr/v। चलिए हम डाटा पुट कर लेते हैं। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, हियर पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो 22/7 इंटू आर इज व्हाट 2 मीटर अपॉन v कितना 8 मीटर पर सेकेंड, देन 8 यहाँ से 7 यहाँ आ गया, 2 4 = 8, 2 2 = 4। So overall the answer will be 22/7 2 = 14, 2 से 11, 2 से 7, that is 11/7, 7 1 = 7, 0.75 = 35, 0.77 = 49 second. It means time taken to complete one revolution is 1.57 second. This is our required answer for the calculation of time period. Now, अब इसी क्वेश्चन में एक बार तो टाइम पीरियड पूछा, फिर हमसे क्या पूछ रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कल हमने ये बता रखा था कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसके मोशन की जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है। मोशन की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है, लेकिन अगर बॉडी के मोशन की डायरेक्शन ये टेंजेंशियल मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कि कंटिन्यू चेंज हो रही है, अगर ये है तो बॉडी अपने मोशन की डायरेक्शन में नहीं जाता है। और नहीं जाने का रीज़न होता है कि इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स या बाहर से फोर्स लगाया जाता है जो इस बॉडी के सर्कुलर मोशन को मेंटेन करता है। यानी जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे मूवमेंट करता है तो हमेशा उस सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए बॉडी पे एक फोर्स लगाना या लगना होता है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने डेफिनेशन भी लिखा रखा था इसका कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है F = mv²/r। तो हम सेकेंड चीज क्या पूछ दिया, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू पूछ दी। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं।
m की वैल्यू 2, v इज 8 मीटर पर सेकेंड, सो 8 का स्क्वायर 8 8 64 अपॉन r इज 2 मीटर, सो दिस में कैंसिल आउट, ओवरऑल आंसर इज 64 न्यूटन. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमने देखा कि एक बॉडी जिसका मास 2 किलोग्राम था, सॉरी क्वेश्चन में 2.5 किलोग्राम था हमने वहाँ 2 किलोग्राम मेंशन कर लिया, सो उसको हम चेंज कर लेते हैं 2 किलोग्राम पे ही. तो एक बॉडी जिसका मास 2 किलोग्राम था और हमने उसको L लेंथ की स्ट्रिंग 2 मीटर की स्ट्रिंग से बांध के एक सर्कुलर पाथ पे घुमा दिया. इन दैट केस हमसे दो चीज़ पूछ लिया था. क्या? फर्स्ट, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दैट इज टाइम पीरियड, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स. और जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है इट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. जो सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन होती है ये हमेशा किधर काम करती है? टुवर्ड्स द सेंटर. तो हमने देखा कि बॉडी पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स जिसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन या सर्कल, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 64 न्यूटन. फॉर्मूला mv²/r, और एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो लगा टाइम, दैट इज टाइम पीरियड, इज 2πr/v, और उसकी वैल्यू आई 1.57 सेकेंड. तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन? ए बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम. चलिए फिर हम मेंशन कर लेते हैं जो चीज़ हमको गिवन आउट है. तो m इज इक्वल्स टू 5 किलोग्राम टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर. एक स्ट्रिंग से बांधा गया जिसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर. मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. इस बार हमें सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 40 न्यूटन गिवन है. इस बार हमें सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू दे दी गई है कितनी? 40 न्यूटन. अब हमसे पूछ क्या दिया? फाइंड स्पीड एंड टाइम पीरियड. अब हमसे दो चीज़ पूछ दिया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड. दो चीज़ हमसे पूछा गया. चीज़ को पहले हम फिगर से समझ लेते हैं. एक बॉडी है जिसका मास है 5 किलोग्राम और इसको एक 2 मीटर की स्ट्रिंग से बांध के हमने एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे घुमा दिया. और इस केस में हम फिर समझ पा रहे हैं पिछली बार के क्वेश्चन के जैसे कि इस बार ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो किसकी तरफ बिहेव करेगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ. तो बेसिकली ये r इज इक्वल टू 2 मीटर है, जिसको हमने L के फॉर्म में क्वेश्चन में मेंशन किया था. अब जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन पे जाएगी तो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू होती है mv²/r. और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे दी गई कितनी? 40 न्यूटन. यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mv²/r, mv²/r की वैल्यू कितनी दी है? 40 न्यूटन. अब हमको जो भी वैल्यू पता है उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं. m मुझे पता है 5 किलोग्राम, तो 5 इंटू v मुझे नहीं पता तो v²/r मुझे पता है 2 मीटर, तो 2 मीटर विच इज इक्वल्स टू 40. क्लियर? सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 8 जा 40 and v² is equals to 16. If v² is equal to 16 then v is equals to under root 16 which gives 4 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से हमने इसके फॉर्मूले से F बराबर mv²/r वाले फॉर्मूले से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? बॉडी की वेलोसिटी. तो F बराबर mv²/r जो कि मुझे गिवन था 40 न्यूटन, सो मैंने वैल्यू पुट करके यहाँ से v को इवेल्युएट कर लिया. अभी मुझे क्या पूछा जा रहा है? सेकेंड वन, टाइम पीरियड. तो मुझे एस तो पता चल गया भाई. अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू वी नो व्हाट टी इज इक्वल्स टू 2πr/v, या 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 2 मीटर अपॉन v इज 4 मीटर. हम ऐसे 7 को रिप्लेस करके यहाँ नीचे लेते आते हैं. 2 2 जा 4 4, that is 22/7, that is 3.14 सेकेंड. तो ये आगे वैल्यू आपकी बॉडी के टाइम पीरियड की. t इज इक्वल्स टू 3.14 सेकेंड. इतने टाइम में बॉडी अपने एक सर्कल को कंप्लीट कर लेगा. तो ये हो गया हमारे सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सेम पैटर्न था, यहाँ पे भी हमने L और M दे रखा था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने V दिया था और T पूछा गया था. इस बार हमें F का मान दे के V और T पूछ दिया. F मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स, इसकी वैल्यू mv²/r होती है.
चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा हूँ, कैन अ बॉडी हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी। कह रहा है क्या कोई मोशन ऐसा पॉसिबल है जिसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो। क्या कोई ऐसा मोशन पॉसिबल है जिसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो। तो ऐसा कोई एग्जांपल आपने देखा जिसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी वेरिएबल हो? जी बिल्कुल, अभी हमने देखा था इन सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पैटर्न होल्ड कर रहा था जिसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट थी और वेलोसिटी वेरिएबल थी। और वेलोसिटी वेरिएबल होने की वजह से हम कहते हैं कि द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। किसकी वजह से? वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से। तो हाँ ऐसा पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, ऐसा पॉसिबल है। एक ऐसे मोशन को हमने एग्जांपल में देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जिसमें बॉडी की स्पीड कांस्टेंट थी लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल थी। चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन नंबर 4। इसमें क्या रहा, चलिए अब हम देखते हैं सोल्यूशन 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें क्या रहा, कैन अ बॉडी हैज़ अ वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए देखते हैं, वेरिएबल स्पीड हो और कांस्टेंट वेलोसिटी हो, क्या कोई ऐसा मोशन पॉसिबल है? चलिए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो हमने क्या रखा था कि वेलोसिटी को अगर चेंज करना है, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर इसको चेंज करना है तो हम इसको 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके, या तो इसके डायरेक्शन को चेंज करके, या फिर हम दोनों को चेंज कर दें। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? स्पीड। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा कि स्पीड वेरिएबल है। स्पीड वेरिएबल का मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? स्पीड। अगर स्पीड चेंज हो रही है इट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और हमको पता है कि वेलोसिटी को अगर चेंज करना है तो इन तीनों में से किसी भी फैक्टर से चेंज, मतलब मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से, या दोनों से किसी भी फैक्टर से हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी भाई, वेलोसिटी चेंज होगी, ये श्योर बात है। किस केस में वेलोसिटी चेंज होगी? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी बॉडी की वेरिएबल स्पीड है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे स्पीड बदलेगी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है? स्पीड। और अगर स्पीड बदल गई तो मैग्नीट्यूड बदला, और वेलोसिटी के बदलने का ये भी एक फैक्टर है। सो वेलोसिटी भी चेंज होगी, इट मीन्स वेलोसिटी वेरिएबल इन दैट केस हो जाएगी। सो इसका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अ बॉडी हैज़ अ वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी के पास वेलोसिटी स्पीड वेरिएबल हो और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। पहले का आंसर 3 का आंसर यस है, ऐसा पॉसिबल था कि स्पीड कांस्टेंट हो वेलोसिटी वेरिएबल हो। लेकिन 4th वाले का आंसर है नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड वेरिएबल हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। चलिए अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 5 पे। सोल्यूशन नंबर 5 पे इसमें क्या कह रहा हूँ, कैन इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या भाई, टू अ बॉडी हैज़ 0 वेलोसिटी बट स्टिल इट इज़ एक्सेलरेटेड। चलिए फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या है, कैन इज इट पॉसिबल टू अ बॉडी हैज़ 0 वेलोसिटी। वेलोसिटी 0 हो गई तो क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो भाई अगर वेलोसिटी 0 तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी 0 हो फिर भी बॉडी में एक्सेलरेशन हो? क्या ऐसा कोई एग्जांपल आपने देखा है?
या सुना या समझा है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाए लेकिन उसका एक्सेलरेशन हो उसके पास, मतलब वो एक्सेलरेटेड हो? तो बिल्कुल, इज इट पॉसिबल? इसका आंसर होगा यस। हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी का चेंज या वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन ये हर बार हो ऐसा नहीं है। एक केस ऐसा हम दिखाते हैं आपको जिसमें बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी फिर भी उसके पास एक्सेलरेशन होगा। सपोज एक बॉडी को मैंने अर्थ से किसी हाइट पे फेंका, ऊपर फेंका, तो ये ऊपर गया और यहाँ से वापस आ गया। अब हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, अगर हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका था तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ज़ीरो। और हमने बता रखा था कि जब भी बॉडी में वर्टिकल मोशन होता है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, तो हर बार बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर होता है और किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो जब बॉडी इस पॉइंट पे थी तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई थी, लेकिन इस केस में बॉडी पे एक एक्सेलरेशन काम कर रहा था, कितना? g, और g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इस केस में देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो है लेकिन फिर भी इसके पास एक्सेलरेशन है। तो हमसे यही पूछ रहा था, इज इट पॉसिबल टू अ बॉडी हैज जीरो वेलोसिटी बट स्टिल इट इज एक्सेलरेटेड? तो यस, इज इट पॉसिबल? कब भाई? व्हेन अ बॉडी इज at its highest point in vertical motion। तो जब भी कोई बॉडी वर्टिकल मोशन में होता है तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जो होता है, क्या होता है? वहाँ वेलोसिटी तो जीरो होती है लेकिन बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है। तो ये हो गया अपने फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट हमसे कह रहा, सबसे पहला पार्ट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें वेलोसिटी को यहाँ और टाइम को यहाँ, बताया गया था कि इंडिपेंडेंट वाले को यहाँ और डिपेंडेंट वाले को यहाँ रखते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट वाले को एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट वाले को वाई एक्सिस पे रखते हैं। अब अगर हम इसको यूनिफॉर्मली मान के, यूनिफॉर्म मोशन मान के ग्राफ ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और हमको पता है कि इस केस में जो स्लोप होता है या किसी भी पोर्शन का जो स्लोप होगा, किसी भी टाइम इंटरवल में जो स्लोप होता है, स्लोप वो हमें क्या इंडिकेट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करता है? स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस चेंज इन y axis upon change in x axis, so it gives what? It gives acceleration. So slope of the velocity time graph gives what? Gives acceleration. तो velocity time graph का जो slope होता है वो क्या इंडिकेट करता है? acceleration। तो ये हो गया 6 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं 6 का सेकेंड पार्ट। इसमें बोल रहा है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए भाई हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें डिस्टेंस को हम रखेंगे यहाँ और टाइम को रखेंगे यहाँ। अगेन टाइम इज इंडिपेंडेंट एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट। हम एक यूनिफॉर्म मोशन मान लेते हैं, एक बॉडी जो यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, उसके लिए ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन यहाँ का जो स्लोप होगा वो ये होगा, या फिर यहाँ से हम मान सकते हैं स्लोप इज व्हाट? तो स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। और यहाँ पे स्लोप क्या बताता है? यहाँ पे स्लोप बताएगा स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी हमको पता चलता। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें ये पता चला कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। चलिए अब हम बात करते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए भाई हम एक यूनिफॉर्म मोशन एज्यूम करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये मोशन। अब इस केस में अगर किसी टाइम इंटरवल में अगर बॉडी ने ये एरिया कवर किया तो इस एरिया से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? कल हमने देखा था ये चीज़, डिस्प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देता है। यानी डिस्प्लेसमेंट बॉडी में कितना होगा मूविंग ऑब्जेक्ट में, अगर मुझे ये पता करना है ग्राफ का यूज़ करके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी ने जितना एरिया कवर किया होगा वही एरिया में किसकी इन्फॉर्मेशन देगा? टोटल
डिस्टेंस या सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया। हम और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ये हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिनमें हम ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है, सो नेगेटिव एक्सेलरेशन बाय यूजिंग ग्राफ। नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको याद होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए मैंने शर्त बताई थी, वो ये था नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। और इसमें ये बताया गया था कि इफ़ v इज लेस देन u देन a इज नेगेटिव। अगर v इज लेस देन u देन a इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड घटने लगे इनिशियल स्पीड के कंपेयर में, मतलब पहले स्पीड ज़्यादा हो और बाद में स्पीड क्या होने लगे, घटने लगे, तो इन दैट केस हम बोलते हैं कि बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा या फिर उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसको ग्राफिकली कैसे इंडिकेट करेंगे हम, देखिए ग्राफ से इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया जा सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो अभी हम मान लेते हैं कि बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ज़्यादा थी और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसकी वेलोसिटी घटती गई घटती गई घटती गई घटते घटते क्या हो गई, ज़ीरो। तो इन दैट केस ये ग्राफ जो होगा ये किसको इंडिकेट करेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। इसको पता करने का एक और तरीका है, इस ग्राफ का अगर हम स्लोप देखें तो ये स्लोप होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और स्लोप हमें बताता है क्या है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप वो 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, और ये देखिए ये स्लोप है इनफिनिटी 90 डिग्री से बड़ा है। और जब स्लोप 90 डिग्री से बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू जिस चीज़ को वो इंडिकेट करता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये फैक्ट है, याद करने का तरीका है, हायर क्लास में काम भी आएगा ये। फिलहाल हमें बस ये बताया गया है, पूछा गया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम ग्राफ से कैसे इंडिकेट करेंगे। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ग्राफ को हम ऐसे इंडिकेट करेंगे जिसमें बॉडी के पास इनिशियली कुछ ज़्यादा वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी घटते घटते फाइनली क्या हो गई, जीरो। तो वेलोसिटी डिक्रीज करना मतलब अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो गई, छोटी हो जाती है, मतलब बाद में अगर स्पीड घटती है, इन दैट केस हम कहते हैं कि बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है या फिर उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने 7 ग्राफ दे रखे हैं और इन 7 ग्राफ को हमें क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा वैसे हमें बताना है। देखिए ये हमें दिया है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया है और वो दोनों किस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में। हमें बताना है कि किस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, ए वाले का एक्सेलरेशन और बी वाले के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, मतलब ए वाले का एक्सेलरेशन क्या बी वाले के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, या ए वाले का एक्सेलरेशन बी वाले एक्सेलरेशन से बड़ा होगा, या ए वाले का एक्सेलरेशन बी वाले एक्सेलरेशन से छोटा होगा। इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। स्लोप मतलब ये एंगल, तो इस वाले ग्राफ का स्लोप है ये और इस वाले ग्राफ का स्लोप है ये। देखिए इस ग्राफ का स्लोप है ये, उस ग्राफ का स्लोप है ये। जहाँ स्लोप ज़्यादा होगा, जहाँ स्लोप हाई होगा, स्लोप ज़्यादा मतलब जहाँ जो ज़्यादा एंगल का फॉर्मेशन करेगा उसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। तो हम दोनों फिगर में देख पा रहे हैं कि बी का स्लोप ज़्यादा है, बी ज़्यादा एंगल फॉर्मेशन कर रहा और ये कम एंगल का फॉर्मेशन कर रहा। बी का स्लोप क्या है, ज़्यादा, और अगर बी का स्लोप ज़्यादा है इन दैट केस बी का एक्सेलरेशन ए के एक्सेलरेशन से क्या होगा, ज़्यादा। सो इन दिस केस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, रिमेनिंग अनकरेक्ट या इनकरेक्ट, रिमेनिंग ऑप्शन और इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन हो गया कि इस वाले केस में क्योंकि बी का स्लोप ज़्यादा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बी का स्लोप ज़्यादा है, सो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी। या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, या इस केस में स्पीड। आपसे पूछ दिया कि बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अभी हमने देखा सेम पैटर्न हम अप्लाई करेंगे।
जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा, जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, हाइयर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिसका स्लोप हाई होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी हाई होगी। हम फिर यहाँ देख रहे हैं बी का स्लोप ज़्यादा है और ए का स्लोप कम है, बी का एंगल ज़्यादा है और ए का एंगल कम है। तो अगर बी का स्लोप ज़्यादा है तो इन दिस केस क्लियरली वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये इसका आंसर हो गया। बस ग्राफ के नेचर से हमें पूछ दिया था, ग्राफ की प्रॉपर्टी को देके कि बताइए दो ऑब्जेक्ट के लिए हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, किस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेटर वेलोसिटी है या किस ऑब्जेक्ट के पास कम वेलोसिटी है। वैसे यहाँ पूछ दिया दो ऑब्जेक्ट के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है, तो किस ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा एक्सेलरेशन है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, यहाँ जिसका स्लोप ज़्यादा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड ग्राफ की। थर्ड ग्राफ में हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है और वो भी किसके पैरेलल, डिस्टेंस एक्सिस के या वाई एक्सिस के पैरेलल। इस ग्राफ को देखा जाए तो ये ग्राफ हमसे सीधे सीधे कह रहा है कि भाई साहब मैं पॉसिबल नहीं हूँ, ये ग्राफ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है ये ग्राफ, चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम टी पे 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी हो, एक पर्टिकुलर टाइम टी पे टी फिक्स होने के बाद बॉडी की जो स्पीड है, सॉरी जो पोजीशन है वो कंटिन्यू चेंज हो रही है। भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि समय आगे बढ़ ही ना रहा हो और बॉडी की पोजीशन कंटिन्यू चेंज होती जाए। समय आगे ना बढ़ रहा हो मतलब समय रुक गया है लेकिन एक फिक्स टाइम पे बॉडी कंटिन्यू अपनी पोजीशन को चेंज करती जा रही है, टाइम नहीं चेंज हो रहा और उसकी पोजीशन कंटिन्यू चेंज होती जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉडी का पोजीशन चेंज होता जाए और टाइम में कोई चेंज ही ना हो। हाँ, टाइम में चेंज हो और पोजीशन में चेंज ना हो रहा हो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन टाइम में चेंज ना हो और पोजीशन चेंज होती जाए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल। इस ग्राफ के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम बढ़ रहा लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। उस ग्राफ का जस्ट अपोजिट, तो ये किसके लिए है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। किसका ग्राफ है, देखिए इस बार टाइम आगे बढ़ रहा लेकिन डिस्टेंस एक फिक्स थी जो चेंज ही नहीं हुई। हर बार हर टाइम पे बॉडी की जो पोजीशन है वो फिक्स है। तो ये कब होगा, जब बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा, मतलब बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पे होगी। तो ये हो गया चौथा ग्राफ। बात करते हैं पांचवें ग्राफ की। पांचवें ग्राफ हमें एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक कर्व ग्राफ दिया हुआ है। क्या बताइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या ऐसा ग्राफ क्या है, पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं और देख के मुझे ये पता चला कि ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, ऐसा क्यों, इस ग्राफ में ऐसी क्या कमी है कि पॉसिबल नहीं होगा। तो इस ग्राफ में कमी ये है, सपोज मुझे इस टाइम पे पूछ दिया जाए कि बॉडी की पोजीशन क्या है एक टाइम पे, तो ये उसी बॉडी के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है जो पूरे मोशन को इंडिकेट कर रहा है। इसके एक बॉडी के पूरे मोशन को ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे हम पूछें तो इस पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बॉडी एक ही टाइम पे दो जगह प्रेजेंट हो, एक बॉडी एक ही टाइम पे दो जगह प्रेजेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इस नाते ग्राफ क्या होगा, इम्पॉसिबल। ये कैसा ग्राफ होगा, ये भी इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी कितने जगह प्रेजेंट हो जा रही है, दो जगह प्रेजेंट हो जा रहा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया हमारे 5 ग्राफ्स। अब हम बात करते हैं छठे ग्राफ की। ये कैसा मोशन हमको इंडिकेट कर रहा। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एक बॉडी, स्पीड टाइम ग्राफ है ये, एक बॉडी की स्पीड पहले बढ़ रही है, बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम हो गया और फिर ये घट रहा, घटते ये क्या हो गया, 0 हो गया। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड पहले 0 थी और वो पहले बढ़ रहा, बढ़ते मैक्सिमम हो गया और फिर घटते स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। ऐसा कब पॉसिबल होगा, देखिए ये पॉसिबल होगा और कब पॉसिबल होगा, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। अगर एक बॉल को हम किसी हाइट से ड्रॉप करें, तो सोच के देखिए, अगर इस बॉल को हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो जैसे वो नीचे आएगा पहले उसकी स्पीड बढ़ेगी,
एट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड पहले बढ़ती चली जाएगी। और जब हम ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करते हुए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया था कि ड्रॉप करते समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, और जैसे से नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो हमने दिखाया इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 है, इनिशियल स्पीड 0, और स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जैसे ही वो टकराएगा, टकराते समय उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, टकराने के बाद स्पीड 0 और सडनली वो ऊपर उठ जाएगा। तो टकराते समय स्पीड मैक्सिमम, तो देखिए यहाँ पे वो इंडिकेट किया गया है ये पोजीशन जब उसकी स्पीड क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, इसकी मैक्सिमम स्पीड हो गई। अब यहाँ से जब वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, टकराने के बाद जब वो ऊपर उठेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी घटेगी। हमको पता है नीचे से ऊपर, जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर उठता है तो उसकी स्पीड घटती है और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाती है, 0। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है उसकी स्पीड घट रही है और घटते 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 फाइनली क्या हो गई, 0 हो गई। इट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एंड इट रिबाउंड्स, और टकराने के बाद क्या हो गया, रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइक, और टकराने के बाद वो वापस ऊपर उठ रहा। तो ये एग्जांपल हो गया, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एंड इट रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइक। तो ये हो गया ग्राफ जिसमें हमने बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया था। अब हम देखते हैं 7वां ग्राफ, ये क्या कह रहा है। 7वें ग्राफ में हम देख रहे हैं कि बॉडी के पास पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड टाइम ग्राफ है ना, मतलब बॉडी के पास कुछ इनिशियल स्पीड है और वो घट रहा, और वो घटते 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 सडनली क्या हो गया, 0 हो गया, और फिर वो बढ़ना शुरू कर दिया और बढ़ते बढ़ते वही वैल्यू अटेन कर लिया जिस स्पीड से इसको फेंका गया था, फिर वही वैल्यू अटेन कर ली। ऐसा कब पॉसिबल होगा, यानी कि ये तब पॉसिबल होगा जब अ बॉल थ्रू वर्टिकली अपवर्ड विथ सम स्पीड। अगर एक बॉल को हम नीचे से ऊपर किसी स्पीड से फेंकते हैं, तो जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो मैंने बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की जो कि इस ग्राफ में इस पॉइंट से इंडिकेट किया गया, और जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा उसकी स्पीड घटती चलिए, तो उसकी स्पीड कंटिन्यू क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। और मुझे पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, 0। देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या दिखा दी गई, 0। और जैसे हाईएस्ट पॉइंट से वापस आना स्टार्ट करेगा फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, और बढ़ते 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 फिर वो जैसे ही नीचे पहुँचेगा वो उतनी स्पीड गेन कर लेता है जितनी स्पीड से उसको फेंका गया था। यानी कि जितनी स्पीड से हम बॉडी को फेंकते हैं बॉडी उतनी ही स्पीड से वापस भी आ जाती है। ऐसा इस ग्राफ से हमको समझ में आ रहा है। तो हमने समझ लिया कि ये बॉल थ्रू वर्टिकल अपवर्ड विथ सम स्पीड का ग्राफ ऐसे बनेगा, और अगर किसी बॉल को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं नीचे आने के लिए, इसको नीचे से फेंका ऊपर और ये ऊपर से आ रहा था नीचे, ऊपर से छोड़ते हैं नीचे आने के लिए, तो स्ट्राइक करने के बाद अगर वो एक बार रिबाउंस करता है उसका ग्राफ कैसा होगा, लाइक दिस। इस ग्राफ को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक बार रिबाउंस होगा, 2 बार रिबाउंस होगा, 3 बार रिबाउंस होगा, और भी चीज़ों के लिए, लेकिन फिलहाल हमें बस एक बार के लिए क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सॉरी ए बॉय इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। एक लड़का है जो O पॉइंट से चलना शुरू करता है एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस कितना है, r है। r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे चलना स्टार्ट करता है विथ सम यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से, एंड कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन t सेकेंड, और एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है, t सेकेंड। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस बच्चे का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कितने टाइम में, t/4 सेकेंड में और t/2 सेकेंड में। क्योंकि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है और t सेकेंड में वो पूरा चक्कर लगा ले रहा है, तो t/2 सेकेंड में मतलब आधे सेकेंड में क्या वो आधा सर्कल घूम लेगा, मतलब t/2 में वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और t/4 कब मिलेगा हमको भाई, t/4 मिलेगा जब हम t/2 को भी आधा कर देंगे। t/2 के आधे को क्या बोल देंगे, t/4। इट मीन्स उस आधे का भी आधा मतलब यहाँ,
और जब वो यहाँ आएगा यहाँ से यहाँ, तो उसे कितना समय लगेगा, t/4। यानी यहाँ से यहाँ तक आने का समय t/2, यहाँ से यहाँ तक आने का समय t/4। ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी से देख लेते हैं, तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है दो केस में। तो पहले केस में, इन केस फर्स्ट व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू एट t/4 सेकेंड, एट t/4 सेकेंड, तो t/4 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। देखिए भाई, अगर वो पूरा t टाइम चलता तो कितना डिस्टेंस कवर करता, 2πr के, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, टी टाइम में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो t/4 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 2πr/4, ये कैंसिल आउट, सो πr/2, ये हो गया डिस्टेंस का वैल्यू। यानी कि t/4 सेकेंड में इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉय का जो डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, πr/2। लेकिन इस t/4 में अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, तो डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन से मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है। यहाँ से यहाँ जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कुछ ये होगा। यानी कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ ये होगा। जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये क्या बोला जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम देख पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, जिसमें ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो मुझे हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मुझे ओनली हाइपोटेनियस चाहिए, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज r, सो r का स्क्वायर, बेस इज r, सो r का स्क्वायर, r 2r का स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेनियस स्क्वायर वैल्यू। लेकिन मुझे चाहिए बस हाइपोटेनियस, सो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू √2r स्क्वायर, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √2 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। और ये हाइपोटेनियस क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हमने ये चेक कर लिया कि t/4 सेकेंड में डिस्टेंस की वैल्यू है πr/2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है, r√2। अब आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस में जब टाइमिंग कितनी दे दी गई है, t/2 सेकेंड, t/2 सेकेंड पे, तो फिर मुझे पता है कि t सेकेंड में उसने कितना दूरी तय किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2πr के इक्वल। तो t/2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2πr/2 कैंसिल आउट, विच इज इक्वल्स टू πr मीटर। सो इन t/2 द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज πr। अभी क्या निकालना बाकी रह गया, t/2 सेकेंड वाले में डिस्प्लेसमेंट। चलिए भाई अब देखते हैं t/2 सेकेंड वाले का डिस्प्लेसमेंट। फिगर देख लेते हैं। t/2 सेकेंड का मतलब उसने अपना आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया, मतलब जो बॉडी यहाँ पे थी वो यहाँ पहुँच गई है। अब यहाँ से यहाँ जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये नहीं है, वो ये है, ये, यानी सेकेंड केस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, ये होगा सेकेंड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट। ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, बिकॉज दिस इज द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या फिर दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और हमको ये पता है कि ये जो चीज़ है ये तो रेडियस का 2 गुना है, दैट इज डायमीटर। ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है। तो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायमीटर के इक्वल होगा। और डायमीटर कितना है सर्किल का, तो r + r दैट इज 2r। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हमने दोनों केस में, यानी कि t/4 सेकेंड वाले केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन कर लिया, और t/2 सेकेंड वाले केस में भी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन कर लिया। और हम ये देख पा रहे हैं कि हर बार उसी सर्कुलर मोशन के लिए मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अलग है, और इस वाले टाइम ड्यूरेशन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से डिफरेंट वैल्यू
पजेस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और अब ग्राफ से रिलेटेड। चलिए, ये अगला क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड, जिसमें हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। इसमें हमें 2 ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखाया गया है, या 2 कार कह सकते हैं, या 2 ट्रेन कह सकते हैं, या फिर इसको हम एक पुलिस एक चोर कह सकते हैं, कुछ भी। तो 2 ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखाया गया है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट ए है जो ओरिजिन से चलना शुरू करता है, और एक ऑब्जेक्ट बी है जो इसी के रिस्पेक्ट में 100 मीटर दूरी से चलना शुरू करता है। ये बी के लिए ग्राफ और ये ए के लिए। दोनों स्ट्रेट लाइन है, मतलब दोनों यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ रहे हैं। 2 सेकंड पे दोनों मीट कर रहे हैं। 2 सेकंड पे जहाँ दोनों दूसरे से मिल रहे हैं वो पॉइंट क्या है? 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड पे दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 सेकंड पे या फिर 150 मीटर, 150 मीटर पे दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बारी बारी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उनके सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी द मोशन इज स्टार्ट। कह रहा है जब मोशन स्टार्ट होता है तो बी ए से कितनी दूर है। ग्राफ को देख के बताना है कि जब मोशन स्टार्ट होता है तो बी ए से कितनी दूर है। देख लेते हैं, जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो ए ने ओरिजिन से स्टार्ट किया था और बी ने 100 मीटर दूर से। तो हम देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो जो बी है वो ए से 100 मीटर दूर है। तो फर्स्ट वाले का सीधा सीधा आंसर होगा। ग्राफ को देख के हम बता पाएंगे कि जो बी है वो ए से 100 मीटर दूर है। ये हो गया आंसर फर्स्ट का। चलिए अब बात करते हैं सेकंड की। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। ग्राफ को देखिए हमसे बी की स्पीड पूछ दिया। अब देखते हैं बी की स्पीड के लिए हमें पता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? स्पीड। यानी कि अगर हम किसी तरह बी का स्लोप निकाल दें, स्लोप ऑफ बी निकाल दें, तो क्या निकल जाएगा? हमें क्या पता चल जाएगा? स्पीड। और स्लोप होता है क्या भाई? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। सो स्लोप इज इक्वल्स टू, या स्लोप हमें क्या बताता है? स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। बी वाले का ग्राफ ये है, ये है। इसका स्लोप अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा स्लोप मिलेगा, जिसमें ये हिस्सा परपेंडिकुलर कहा जाएगा और ये हिस्सा बेस कहा जाएगा। अब ये है कितना? देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है 150 मीटर, ये पूरा है 150 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये है 100 मीटर। तो ये पूरा 150 और ये हो गया 100, तो ये बचा हुआ कितना? ये बचा हुआ हो गया 50। मतलब इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 50। तो स्लोप में परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 50, और इसका जो बेस है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा है, और इस बेस की वैल्यू कितनी है? 0 to 2 सेकेंड। ये टाइम किस में है? सेकेंड में। तो 2 सेकेंड, तो 50/2 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गया? स्पीड ऑफ बी। स्पीड निकल गई किसकी? बी वाले ऑब्जेक्ट की। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। तो हमने स्पीड कैलकुलेट किया ग्राफ की प्रॉपर्टी से, क्योंकि पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड पार्ट है व्हेन एंड वेयर ए कैचेस बी। ए भी चला, ए से 100 मीटर आगे था बी, बी भी भागा, लेकिन दोनों एक दूसरे से कहाँ मिल गया? ए ने बी को कहाँ कैच कर लिया? तो हम देख रहे हैं कि जब ए और बी मिल रहे हैं तो टाइम कितना है? 2 सेकेंड, और उनके बीच का वो डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर। यानी हम कह सकते हैं ए कैचेस बी एट 150 मीटर अवे एंड आफ्टर टाइम 2 सेकेंड। 2 सेकेंड की बात, यानी 2 सेकेंड के बाद 150 मीटर दूर जाके ए ने बी को कैच कर लिया। चलिए उसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच का
स्पीड का डिफरेंस क्या है। तो मुझे बी की स्पीड तो पता है 25 मीटर पर सेकेंड, पहले मुझे ए की स्पीड पता होनी चाहिए, तब हम दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकाल पाएंगे। सो स्पीड ऑफ ए, और ए की जो स्पीड होगी वो होगी स्लोप ऑफ ग्राफ फॉर ए, जो ए के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है उसका जो स्लोप होगा और मुझे स्लोप पता है, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगेन वो क्या होगा, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। सो अब हम क्या करेंगे, ए वाले ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। देखिए ए वाले ग्राफ के लिए ए वाले ग्राफ के लिए हम इस पूरे पोर्शन को उठा लेते हैं, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा ए वाला ग्राफ ऐसे जा रहा आगे कंटिन्यू कर रहा, तो इसका ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन होगा ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये वाला पोर्शन बेस होगा। ये पूरा पोर्शन कितना है 150। सो स्लोप या फिर स्पीड इज इक्वल्स टू 150 अपॉन टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, चेंज इन वाई एक्सिस इज 2 सेकेंड और ये 150। सो कैंसिल आउट, वी गेट 75 मीटर पर सेकेंड। तो हमने देखा कि ए वाले की स्पीड है कितनी 75 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ बी इज 25 मीटर पर सेकेंड। सो इनका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस इज 75 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो इनकी स्पीड का डिफरेंस हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ का एक क्वेश्चन हो गया, और अब हम 2 क्वेश्चन अभी और सॉल्व करेंगे ग्राफ से रिलेटेड। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए ये हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, पिछले क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया था और कैलकुलेशन बोला था करने के लिए। इस क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है और ग्राफ ड्रॉ करना है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। चलिए पहले यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ओरिजिन, यहाँ रखते हैं हम वेलोसिटी, यहाँ रखते हैं टाइम। कह रहा ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, चलिए भाई बॉडी को यहाँ से स्टार्ट करना है रेस्ट से, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और हमको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। चलिए भाई तो इसको हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। तो पहले समय बांट देते हैं 1 2 3 4 5। पहले 5 सेकेंड तक वो अपने आप को इंक्रीज करता है यूनिफॉर्मली, अपनी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है। तो हमने देखा कि पहले 5 सेकेंड उसने अपनी स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ाई। आगे क्या कह रहा, इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब याद करिए ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ था, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जो कांस्टेंट हो, उसका ग्राफ कुछ ऐसा था। तो अगले 2 सेकेंड 6 और 7, अगले 2 सेकेंड उसका वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म। तो ये हो गया उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट 2 सेकेंड एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। और फाइनली वो 3 सेकेंड के बाद यानी 8 9 10 फिर किस में आ गया, रेस्ट में। रेस्ट में आने का मतलब अब इसकी स्पीड कुछ घटनी चाहिए, तो स्पीड घटेगी घटेगी घटते 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 स्पीड फाइनली क्या हो जानी है, उसकी 0 हो जानी है। उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जानी है, 0। तो हमने दिखा दिया ग्राफ की फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0। एक चीज़ हमको और दिया है कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी ये वाली जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में एक टर्म दिया हुआ है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, इसका कोई यूज़ है कि नहीं। हमसे बोल दिया वीटी ग्राफ ड्रॉ करिए, तो हमने पूरे मोशन का ये वीटी ग्राफ ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। मुझे पता है कि इन
वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ गिव्स व्हाट, गिव्स डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो डिस्टेंस बताएगा। तो अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है टोटल, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ या एरिया अंडर ग्राफ। और हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ का जो एरिया होगा वो ये होगा, ये होगा। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। अब इसके टोटल एरिया की हम बात करें तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई या ए ई सी। तो इसकी टोटल एरिया की बात करें हम तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए तो हम वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ इज 1/2 इंटू बेस इज 5 मीन्स ओ डी इंटू हाइट इज ए डी, सो ए डी इंटू ओ डी इंटू ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेथ एंड लेंथ ए बी इंटू ए डी प्लस अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो 1/2 इंटू बेस। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये बेस होगा ई सी इंटू हाइट ई बी, ई सी और ई बी। सो हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू ओ डी इज वॉट, ओ डी इज 5 इंटू ए डी इज वॉट, ए डी इज 50 प्लस ए बी इज वॉट, ए बी इज 2, ए बी इज इक्वल्स टू 5 to 7 that is 2, तो 2 इंटू ए डी अगेन, ए डी इज अगेन 50, तो 2 इंटू 50 प्लस 1/2 इंटू ई सी इज वॉट 7, 8, 9, 10 that is 3 इंटू ई बी इज अगेन 50। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 से 25 टाइम्स 100, 2 से 25 टाइम्स। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 25 इंटू 5 125 प्लस 50 इंटू 2 100 प्लस 25 इंटू 3 75, 125 75 200 and 100, so distance is equals to 300 meter. This is the required answer. सो यहाँ अपने इतने न्यूमेरिकल्स के साथ ये फर्स्ट चैप्टर मोशन यहाँ फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।